हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आपसे बुलंद का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चले दोस्तों, 3-4 पॉइंट्स को कवर करने स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको बताइए, क्वार्टर 4 के रिजल्ट का सीजन चल रहा है एंड आज के दिन हमारे शेयर बाजार की नंबर 1 कंपनी एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग दी जाती है। रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिले हैं। हमेशा की तरह रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर मार्केट बंद होने के बाद ही आते, तो जो कुछ भी रिएक्शन रहेगा मार्केट का वो तो हम लोग को मंडे के दिन, सोमवार के दिन ही देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है क्वार्टर 4 है, सो फिनेंशियल ईयर का आखिरी क्वार्टर, तो रिलायंस यूजुअली डिविडेंड अनाउंस करती है। तो आप देख सकते हैं कितने का डिविडेंड रिकमेंड किया है, 6 रुपया पर शेयर का डिविडेंड रिलायंस ने रिकमेंड किया है। आगे जाके जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर इसको फाइनल कर देंगे, फिर रिकॉर्ड डेट आ जाएगी। अब आ जाते हैं दोस्तों रिलायंस के नंबर कैसे रहे, सो उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। फिगर्स जितने भी करोड़ में है, कंसोलिडेटेड नंबर्स है, सीक्वेंस वही है मार्च दिसंबर मार्च का। सो आप देख सकते हैं टोटल इनकम रिलायंस की है 3,03,000 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, जो कि 3 महीने पहले 2,75,000 करोड़ के आसपास थी और एक साल पहले 2,69,000 करोड़ के आसपास थी। तो बहुत ही सिंपल है, 2,69,000 3 लाख क्रॉस कर गए, 2.25 लाख 3 लाख क्रॉस कर गए। मतलब रेवेन्यू की अगर बात कर ले, इनकम की बात कर ले, तो रिलायंस ने क्वार्टरली ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। बट ये तो कोई स्टार्टअप कंपनी है नहीं कि रेवेन्यू देख लिया और मार्केट ने इनको वैल्यूएशन के हिसाब से मतलब शेयर उस हिसाब से हम लोग को ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलेगा नहीं। ये तो गिना जाएगा कि इन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया, अर्निंग्स इनके क्या है। तो इसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, किसके ऊपर, खर्चों के ऊपर। तो ये है इतने सारे खर्चे, भाई रिलायंस ने बताया कि इतनी कमाई करने के लिए इतना टोटल हमारा खर्चा यहाँ पे हुआ है। सो चलिए, इनकम से एक्सपेंसेस हटा देंगे तो मिलेगा प्रॉफिट, और बिना किसी एडजस्टमेंट का प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एनी एडजस्टमेंट कितना है, 27,195 करोड़, जो कि 3 महीने पहले 29,600 करोड़ के ऊपर था और उसके पहले एक साल पहले भी 29,000 करोड़ था। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी के खर्चे बहुत बढ़ गए। अभी हम देख सकते हैं, ये देख लो खर्चे टोटल कितने थे, 2,75,000, 2,44,000, 2,40,000। मतलब क्या है, एक्सपेंसेस इस वक्त काफ़ी बढ़ गए। अभी हम लोगों ने देखा रेवेन्यू काफ़ी अच्छा था क्वार्टरली ईयरली, बट खर्चे बढ़ गए, इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट तो रहेगा रिलायंस है भाई, बट प्रॉफिट यहाँ पे कम हो गया। लास्ट टाइम 29 था, वो 27 के रेंज में आया। चलो ये भी फाइनल प्रॉफिट तो है नहीं, मल्टीपल एडजस्टमेंट, टैक्स से रिलेटेड भी चीज़ें आगे पीछे यहाँ पे होती है, डेफर्ड टैक्स क्रेडिट के भी एडजस्टमेंट होते हैं, तो वो भी सब कुछ यहाँ पे पकड़ लिए। तो फाइनल प्रॉफिट जिसको हम NPAT कहते हैं, तो वो कितना है, 20,600 टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट। बट इसके पहले 3 महीने पहले भी टैक्स देने का पहले का प्रॉफिट कितना था, 22,000 करोड़ से भी ऊपर, और एक साल पहले भी ऑलमोस्ट 22,500 करोड़। सो ये देख सकते हैं 22 का फिगर था, यहाँ पे भी 22 का फिगर, ये तो 20 का फिगर हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब क्वार्टरली ईयरली रिलायंस का जो प्रॉफिट है वो हमें गिरते हुए देखने को मिल रहा है। बट अगेन रिलायंस का जो प्रॉफिट का जो फिगर रहता है, शेयर होल्डर्स के लिए कितना है, मतलब ओनर्स ऑफ द कंपनी के लिए कितना है, तो चलिए उसका भी अलग सेगमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये देखो, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेड टू ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो ये फिगर आपको बहुत सारी जगह पे मिलेगा। कौन सा, 16,971 करोड़, ये है एक्चुअल प्रॉफिट दोस्तों, जो कि 3 महीने पहले 18,600 करोड़ था और एक साल पहले सेम क्वार्टर में 19,400 करोड़ था। तो स्टोरी वही की वही रही, ईयरली गिरावट, क्वार्टरली भी गिरावट। आप देख सकते हैं 19,400, 18,600, ये तो 16,900 है। एंड यही चीज़ हम लोगों को फाइनली NPAT जो था वही EPS में देखने को यहाँ पे मिलेगा। EPS भी कितना है, 12.5 का EPS है, बट 3 महीने पहले 13.78 था और एक साल पहले 14.34। तो सेम स्टोरी, ईयरली क्वार्टरली दोनों में हम लोगों को प्रॉफिट, NPAT प्रॉफिट एट्रीब्यूट टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, एंड EPS की भी बात कर ले, अर्निंग्स की बात कर ले, क्वार्टरली ईयरली डाउनफॉल ही हम लोग को देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, जहाँ से पता चलता है कि रिलायंस कहाँ से कमाई करता है। तो O2C का जो बिजनेस है, इनका कोर बिजनेस, यही से सबसे ज़्यादा कमाई आती है, 1 लाख अप्रॉक्सीमेटली 1,85,000, 1,62,000, 1,64,000। तो चलिए ये तो अच्छा है। देखो रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी हम लोगों ने देखा ना, प्रॉब्लम एक्सपेंसेस के चलते था। फिर भी देख लेते, ऑयल एंड गैस क्या है, 5,800, 5,800, 6,400, चलो ठीक ही है। डन। अगर बात करेंगे रिटेल, इनका रिटेल का बिजनेस, जियो मार्ट 98,400, 97,000, 88,000, कमाल की ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टरली ईयरली। देन जियो डिजिटल वाला 45,900, 45, 40, ये तो रहेगा ही ऊपर।
प्राइजेस तो यहाँ पे बढ़ते ही रहते हैं, तो या तो नुकसान क्या ही रहेगा। एंड अदर भी देख सकते हैं 27, 17, 19। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं रेवेन्यू हर एक जगह पे अच्छा ही देखने को मिला। हाँ, इंटर सेगमेंट ट्रांसफर भी यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी एक जगह से दूसरे जगह पे जो रेवेन्यू जाता है, ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट भी आप लोग यहाँ पे चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू जो है कंपनी का वो एस्टिमेट को बीट करते हुए देखने को मिला है, बट पैट की अगर बात करें, प्रॉफिट जो नीचे हम आ रहे थे वहाँ पे आप देख सकते हो वो मिस होते हुए देखने को मिला है। मतलब वर्स्ट की सिनेरियो में पैट एक्सपेक्टेड था 18,000 के आसपास, तो हो सकता है वो उससे भी नीचे, 17 के भी नीचे है। बेस्ट सिनेरियो तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो 21 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम कह सकते हैं रिलायंस को थोड़ा सा झटका यहाँ पे लग सकता है। अब वो लगेगा नहीं लगेगा वो तो हम लोग को मंडे के दिन ही पता चलेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर एक का अपना अपना एनालिसिस भाई, कुछ लोगों को नंबर अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छे, कुछ लोगों को खराब, कुछ लोगों को बहुत खराब, कुछ लोग न्यूट्रल भी रहते हैं। सो इन सभी चीज़ों का मिश्रण हम लोग को मंडे के दिन पता यहाँ पे चल जाएगा। सो लेट्स सी क्या रिएक्शन यहाँ पे रहता है। बट ये शॉकिंग पार्ट कौन सा था कि रेवेन्यू यहाँ पे बढ़िया होने के बावजूद भी प्रॉफिटेबिलिटी में हमें क्वार्टरली ईयरली गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो FIS DIS एक्टिविटीज़, यस, इसके ऊपर भी हमारा ज़बरदस्त यहाँ पे फोकस था, क्योंकि आप सभी लोगों को जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि IT स्पेस में HCLTech के नंबर जब बाजार को अच्छे नहीं लगे थे तो DIS ने अपना माल भी बेचा था अलॉन्ग विद द FIS तो भाई बेच ही रहे हैं। एंड आज के दिन की बात कर ले, जैसे कि HCLTech ने बेचा था 22 तारीख को, आज 24 तारीख की बात करते हो इन्फोसिस ने भी नंबर्स का रिएक्शन देखने को मिला खराब नंबर के चलते। खराब नंबर मतलब मार्केट को अच्छे नहीं लगे, गाइडेंस हो, टारगेट्स हो, जो भी ब्रोकर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर ले तो दबाव देखने को यहाँ पे मिला था। बट अच्छी बात तो चले ये है कि DIS की ओर से कोई नेट सेलिंग देखने को नहीं मिली, 4,700 करोड़ की बाइंग ही है। FIS तो भाई बेचने का ही काम कर रहे। कल के दिन की अगर हमें बात करूँ, कल के दिन भी DIS ने कोई माल बेचा नहीं था, खरीदा भी बहुत छोटा सा ही था, बट चलो फिर भी मतलब हम कह सकते कि सिर्फ 22/1 वो ऐसी तारीख थी जहाँ पे दोनों जगह से हम लोग को सेल ऑफ देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो मतलब अभी भी हम कह सकते कि चलो भाई DIS अपना जो किला है, फोर्ट है, वो अभी भी यहाँ पे लड़वा रहे हैं, ठीक है। FIS तो भाई लगातार नेट सेलिंग तो यहाँ पे करते जा रहे हैं। तो चलो ये एक छोटा सा अच्छा पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो एक अच्छी न्यूज़ सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, और न्यूज़ किसको लेकर है दोस्तों, मिडल ईस्ट। एंड मिडल ईस्ट में मतलब कि आप इजराइल तो साइड में हो गया, अमेरिका एंड ईरान इन्हीं के बीच में चीज़ें चल रही है, ठीक है। हॉर्मुज की भी बात करें, इन्हीं के बीच में चीज़ें यहाँ पे रुकी हुई है। सो हो क्या रहा था कि अमेरिका तो बातचीत करने के लिए रेडी था, JD वैंस अकेले ही पाकिस्तान में बातचीत करने के लिए निकल रहे थे, बट ईरान ने बोल दिया भाई हम तो नहीं आ रहे बातचीत करने के लिए, आप कोर्शन वाला टेक्निक इस्तेमाल करते। कोर्शन वाला मतलब बंदूक दिमाग के ऊपर रखते हो और बोलते हो बातचीत करो, कैसे होगा। मतलब ट्रम्प क्या करते हैं, बोलते हैं कि अभी बातचीत अगर फेल हो गई हम तो पूरा बर्बाद कर डालेंगे, अटैक कर देंगे, पावर प्लांट उड़ा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे, वॉर वापस स्टार्ट हो जाएगी, बॉम्बिंग कर देंगे। तो ऐसा थोड़ी ना बातचीत होता है। सो ईरान ने मना किया था, बट दोस्तों फाइनली मैंने आप लोगों को बताया था कुछ दिनों पहले, क्या बताया था कि भाई ईरान भी इस रवैये को लंबी देर तक नहीं टिका पाएगा, क्योंकि ईरान के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है, स्टोरेज कैपेसिटी। 15 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी। ऑयल बना लेंगे बट वो ऑयल को रखने के लिए जो जगह चाहिए, जो कैपेसिटी, वो 15 डेज की ही उनकी कैपेसिटी है। उसके बियॉन्ड क्या करेंगे, और काफ़ी टाइम हो गया हॉर्मुज ब्लॉक करके रखा हुआ है। अमेरिका की भी बात करें, छोटा मोटा शिप जाता होगा, उससे थोड़ी ना कुछ कमाई होती है। सो ईरान टेबल के ऊपर आएगा। एंड दोस्तों फाइनली वो खबर सामने आ चुकी है। आप देख सकते हैं ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान यहाँ पे विजिट करने यहाँ पे जा रहे हैं। किस चीज़ को लेके, ऑब्वियसली अमेरिका के साथ बात करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो पहले ही खबर आई थी एंड फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं खबर कंफर्म भी हो चुकी है। यस, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोल दिया कि यस हम पाकिस्तान यहाँ पे जा रहे हैं बातचीत करने के लिए। एंड जितने भी उनके टॉप डिप्लोमेट्स हैं ईरान के, वो सारे पाकिस्तान ट्रैवल यहाँ पे कर रहे हैं। सो लेट्स सी दोस्तों, अब सीज फायर की अगर बात करें, अमेरिका ने तो अपने साइड से सीज फायर बोल दिया। क्या बोल दिया कि अगले अनगिनत टाइम तक हम सीज फायर यहाँ पे कर रहे हैं। अब लेट्स सी ईरान के साथ ये बातचीत करने के लिए जा रहे, मतलब अब ये बातचीत होगी, कल हो सकती है। यूजुअली हम देख ही रहे कि सैटरडे संडे, पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए थे। ये सारी चीज़ें सैटरडे संडे ही होती है। सैटरडे को चीज़ें होती है, संडे को अनाउंसमेंट होता है। सो सैटरडे हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या देखा था, 21 घंटा बातचीत हुई थी, वो भी 5 घंटा लेट स्टार्ट हुई थी। तभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था, भाई हो रहा है बातचीत कि नहीं हो रहा है। सो ये भी कल हम लोग को पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या आउटकम निकल के यहाँ पे आने वाला है। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि वही कि मंडे के दिन अगेन मार्केट जब खुलेगा, कोई ना कोई अपडेट यहाँ पे रहेगा कि भाई बातचीत सफल हुई या फिर असफल हुई।
अगेन इतना सिंपल नहीं है बातचीत एकदम एक झटके में सफल होने के लिए, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। कोई नई तारीख निकल कर आती है सीज फायर को लेकर, क्योंकि अभी तो अनसर्टेनिटी चल रही है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को कल शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। रही आखिरी बात दोस्तों, तो हमारी और अमेरिका की भी एक बातचीत चल रही, कौन सी, वही यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर। सो हमारे जो टीम 3 दिन के लिए गई थी अमेरिका की अगर बात कर ले तो वापस लौटती हुई देखने को मिली। और क्या बताया जा रहा है दोस्तों, फिलहाल तो अच्छा प्रोग्रेस यहाँ पे चल रहा है, अच्छी बातचीत चल रही है, एंड अल्टीमेटली आउटकम यहाँ पे बताया जा रहा है जून के ही आसपास यहाँ पे आ सकता है। मतलब चलो यहाँ पे फिलहाल ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं आया, यही बताया जा रहा है कि चलो लास्ट टाइम था उससे थोड़ा सा क्लोज ही नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आएगा। सो वीडियो क्लोज करने से पहले आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा, कल है शनिवार, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी विजिट करना, एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करना, यहाँ पे भी संडे के दिन एक नया लेक्चर अपलोड यहाँ पे हो जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर, तब तक के लिए बाय बाय।